नमस्कार। आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉ में हुए एक बहुत ही जरूरी बदलाव को समझने वाले हैं। ये जुड़ा है बीएनएस के सेक्शन 355 से, जो अदालत में किसी आरोपी की मौजूदगी के बारे में है। तो चलिए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या किसी आरोपी के बिना उसकी गैर मौजूदगी में कोई मुकदमा चल भी सकता है? और देखिए, भारत के नए कानूनी कोड के तहत इसका जवाब है हाँ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारी न्याय प्रक्रिया को काफी हद तक बदल सकता है। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे और किन हालात में मुमकिन होगा। तो सवाल ये है कि ये सब मुमकिन होता कैसे है। ये होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 355 के जरिए। यही वो नियम है जो गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाने की बात करता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जान लेना जरूरी है कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस आखिर है क्या। तो देखिए, ये भारत का नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। मतलब ये वो कानून है जो तय करता है कि कोई भी जांच और मुकदमा कैसे चलाया जाएगा। अब इसी नए कानून का जो सेक्शन 355 है ना, वो एक जज या मैजिस्ट्रेट को एक खास पावर देता है। पावर ये है कि वो किसी आरोपी को कोर्ट में पर्सनली हाजिर होने से छूट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि जज जब चाहे ऐसा कर सकता है। ये सिर्फ दो खास वजहों से ही इस्तेमाल की जा सकती है। चलिए जानते हैं कि ये प्राविधान आखिर है क्यों। तो फिर सवाल वही है कि आखिर वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब अदालत किसी आरोपी को पर्सनली हाजिर होने से छूट दे सकती है। देखिए, कानून में इसके लिए दो मेन ग्राउंड्स दिए गए हैं। पहला है न्याय के हित में, मतलब जब जज को लगे कि एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए आरोपी का फिजिकली वहां होना जरूरी नहीं है। और दूसरा, लगातार व्यवधान, यानी जब कोई आरोपी बार बार कोर्ट की कार्रवाई में रुकावट डाल रहा हो। सिर्फ इन दो मामलों में ही जज ये कदम उठा सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई वजहें, पर अब बात करते हैं प्रोसेस की। मतलब असल में इसे लागू कैसे किया जाता है, क्योंकि इसकी भी एक तय प्रक्रिया है। और हाँ, इस प्रोसेस में कुछ बहुत ज़रूरी सेफगार्ड्स मतलब सुरक्षा उपाय भी रखे गए हैं। पहली बात, जज को अपने फैसले की वजह लिखकर रिकॉर्ड करनी होगी। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, आरोपी की तरफ से एक वकील का होना कंपलसरी है। और आखिर में, कोर्ट जब चाहे कार्यवाही में आगे किसी भी स्टेज पर आरोपी को फिर से हाजिर होने का आदेश दे सकती है। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले जज को यह तसल्ली करनी होती है कि कानून में दी गई शर्तों में से कोई एक पूरी हो रही है। फिर वो अपने फैसले की वजहों को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद ये पक्का किया जाता है कि आरोपी का वकील वहां मौजूद है, और तब जाके मुकदमा आरोपी की गैर मौजूदगी में आगे बढ़ता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, अगर आरोपी का कोई वकील ही ना हो तो तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जज को या तो सुनवाई टालनी पड़ेगी या फिर उस आरोपी का केस अलग से चलाने का ऑर्डर देना होगा। मतलब साफ है, बिना वकील के ये मुमकिन ही नहीं है। देखिए, ये जो कानून है ना, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल चेंज नहीं है। ये असल में हमारे ट्रायल्स के फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, और कोर्ट में हाजिरी का मतलब ही बदल रहा है। इस कानून की एक्सप्लेनेशन में एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। वो लाइन है, आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपस्थिति शामिल है। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि अब से पर्सनल अटेंडेंस का मतलब सिर्फ कोर्ट में फिजिकली मौजूद होना नहीं है, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए दूर से जुड़ना भी पर्सनल अटेंडेंस ही माना जाएगा। ये टेक्नोलॉजी को हमारे जस्टिस सिस्टम से जुड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली, कुछ खास और कंट्रोल सिचुएशन में आरोपी के बिना ट्रायल चल सकता है। दूसरी, वकील का होना सबसे जरूरी शर्त है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तीसरी, हाजिरी या अटेंडेंस का मतलब अब बदल गया है, इसमें वर्चुअल मौजूदगी भी शामिल है। और चौथी और आखिरी बात, पूरी कार्रवाई पर आखिरी कंट्रोल हमेशा जज का ही रहता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये कानून हमारी न्याय प्रक्रिया को ज्यादा तेज और कुशल बनाने की तरफ एक कदम है, या फिर ये न्याय के लिए ही एक नई चुनौती पेश कर रहा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।